Namaste everybody and welcome to the first ever episode of Simple Che. Now Simple Che is a simple podcast where we talk about mental and physical health. Now in this particular podcast मेरे पास एक opportunity थी डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से बात करने के लिए and I have made the most out of it. अब आप में से जिनको पता ना हो डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी has undergone a training session at Harvard. Also he is India's leading psychiatrist and उनके YouTube के ऊपर around 7 lakh subscribers है एंड प्लीज जाके आप उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो. द इन्फॉर्मेशन इज वैल्यू पैक्ड एंड द वे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इज ब्लिसफुल. इन टुडेस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज डिप्रेशन, सेल्फ हेल्प मेथड से डिप्रेशन को कैसे कोप करे, नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से बाहर कैसे आए एंड और भी बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ों के बारे में बात की है. प्लीज़ एंड तक बने रहे, अपने आप को एजुकेट करे एंड अपनी लाइफ को बेटर करे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. I have been an avid consumer of your content for the past 6 to 7 months and I have been having a ball enjoying your content because it is so value packed. अगर मैं आपकी इतनी जो वैल्यू दे रहे हैं उसको कंसिडर नहीं करता, फिर भी आपकी वॉइस इतनी टिम्बर और कामिंग है कि चलो यार वीडियो देख लेते हैं. Yeah, thank you, Paul. Thanks for the kind words and I'm happy to be here. More than happy to be here. हाँ जी सर. सो ये मेजर पॉडकास्ट का पैरोगेटिव ये है कि हम डिप्रेशन के बारे में बात कर सके क्योंकि मेजॉरिटी में इंडिया में लोगों को डिप्रेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है एंड अराउंड 56 मिलियन पीपल आर डिप्रेस्ड इन इंडिया एंड किसी को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन आखिरकार होता क्या है. अब ये टायर 2 टायर 3 कंट्रीज़ में अगर कोई बंदा जाके कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो रही है या फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही है तो लोग उन्हें चुप कर देते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता या फिर पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते. सो सर, आई वांटेड यू टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज डिप्रेशन. So Parth, it's not only about the tier 2 and tier 3 cities, even tier 1 cities में भी जो हमारी मेगा पॉलिसीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी अभी स्ट्रगल चल रहा है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है अवेयरनेस को लेके. सो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में बहुत आ गया है. जैसे लोग सुबह उठ के बोलते हैं कि यार आज बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, राइट. या फिर लोग बोलते हैं कि बॉस ने डांट दिया आज तो डिप्रेशन हो गया, राइट. तो एक डिप्रेशन तो वो है जिसको कि हम आमतौर पे बोलचाल में यूज़ करते हैं, जिसका बेसिक मतलब है कि थोड़ा मन खराब है, सैडनेस है, राइट. जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं तो ये एक बीमारी है, इट्स एन इलनेस. और सैडनेस ऑफ मूड्स का एक मेन सिम्टम है तो, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जब हम सैडनेस ऑफ मूड समझाते हैं डिप्रेशन में, तो हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, परसिस्टेंट और परवेसिव. परसिस्टेंट मतलब वो जो उदासी है डिप्रेशन के पेशेंट की, वो हमेशा रहती है. आप जब से सो के उठते हैं और जब तक आप सो नहीं जाते तब तक वो हमेशा ही रहती है. थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकती है बट वो रहती हमेशा है. परवेसिव मतलब हर डोमेन में वो उदासी घुस आती है. चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, चाहे आप गाने सुन रहे हैं, चाहे आप अकेले बैठे हैं, आप हर डोमेन में वो सैडनेस जो वो परवेट कर जाती है. कई बार हम लोग पेशेंट से पूछते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या सिवियरिटी है, कि मान लीजिए लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, किसी ने कुछ अच्छी बात की, कोई नया मिलने आ गया, तो क्या आप अच्छा फील कर पाते हैं. तो पेशेंट्स विद डिप्रेशन ऑफन आंसर दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. इवन इफ समथिंग गुड हैपन्स इन द लाइफ और इवन इफ समथिंग गुड हैपन्स इन द डे, स्टिल वी आर नॉट एबल टू एंजॉय इट. तो ये जो परसिस्टेंट और परवेसिव सैडनेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसके अलावा बात करूँ मैं, इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है. ऐसी चीज़ें जिसको कि लोग इन्जॉय करते थे पहले, जैसे कि मान लो आपको पॉडकास्ट करना पसंद है, पॉडकास्ट करने में आपको मज़ा नहीं आएगा. किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, उसको क्रिकेट खेलने में मज़ा नहीं आएगा. किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, उसको म्यूज़िक सुनने में मज़ा नहीं आएगा. तो वो जो भी करते हैं, जैसे कोई जॉब करता है, उसको जॉब में उतना मज़ा नहीं आएगा. पढ़ाई करता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी. सो सेकेंड सिम्टम इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड सिम्टम, ऑफन द सिम्टम इज़ आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस है. अपने बारे में ख़राब सोचना, इस टाइप के थॉट आना कि यार मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं दुनिया के ऊपर बोझ हूँ, मैं फैमिली के ऊपर बोझ हूँ, मैं कंपनी के ऊपर बोझ हूँ. आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट फीलिंग्स, राइट. नेक्स्ट सिम्टम फिजिकल होता है, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं. वही इंसान जो 2-2 घंटे क्रिकेट खेलता था, अब 5 मिनट खेलने का भी मन नहीं करता. मन से मन नहीं करता वो तो है ही, बट उसको ताकत भी फील नहीं होती है, एनर्जी फील नहीं होती है, थक जाता है बहुत जल्दी. कंसंट्रेशन खराब हो जाती है. जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको वो कहते हैं कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं हो पाता, किसी भी चीज़ पे ध्यान लगा लंबे टाइम तक लगा ही नहीं पाते हो. फिर आपके आते हैं एपेटाइट के चेंजेस और स्लीप के चेंजेस. अब मैक्सिमम लोगों में क्या है कि एपेटाइट कम हो जाती है, मैक्सिमम लोगों का वेट लॉस होता है,
कुछ लोगों में कई बार स्ट्रेस ईटिंग, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, वो होने लगता है। अपने मूड को मॉड्यूलेट करने के लिए, थोड़ा बेटर फील करने के लिए लोग एक्सेसिव ईटिंग करने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो उस केसेस में कई बार हम देखते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट में वेट गेन हो रहा है एक्चुअली, लॉस होने की जगह। स्लीप के इशू, मैक्सिमम केसेस में नींद कम होती है, कुछ केसेस में सो के उठने का मन ही नहीं करता है, लोग बस बिस्तर पे पड़े रहते हैं। एंड लास्ट बट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुसाइडल थॉट्स। इस बात के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाया जाए। सुसाइडल थॉट्स भी मल्टीपल लेवल के आ सकते हैं। एक तो देखो बेसिक थॉट होता है जिसको हम कई बार डेथ विशेस कहते हैं, कि ख्याल आता है कि इससे अच्छा तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती। फिर उससे एक लेवल ऊपर थॉट आता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने आप को ख़त्म कर देता। फिर उससे एक ऊपर लेवल थॉट आता है कि मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा, यही एकमात्र तरीका बचा है। और कई बार इसके साथ अटैच हो जाता है कि ऐसे अपने आप को नुकसान पहुंचाना है या ऐसे सुसाइड करना है। तो ये ग्रेडेशन होता है। सो ये सारे सिम्टम, ऐसा नहीं कि सारे सिम्टम सब के सब किसी एक पर्सन में मिलेंगे। इनमें से कुछ सिम्टम मिल सकते हैं, कुछ नहीं भी मिल सकते। और वो अगर 2 हफ्ते से ऊपर चल रहा है लगातार, देन वी कॉल इट अ क्लिनिकल डिप्रेशन। Okay. Right? So if I can just summarize it, I'll talk about 3-4 main symptoms. If you're remaining sad most of the time, if you're not able to enjoy yourself, if your sleep is taking a hit, if your appetite is taking a hit, and if you're having thoughts of self-harm, all of these are red flags. And if they are there, then go and meet a clinical psychologist or a psychiatrist and get yourself evaluated. Okay. So, sir, are there any self-help methods that one can use to, fight depression? कि अगर किसी बंदे को साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट ना करना हो एंड पहले सेल्फ हेल्प मेथड्स ही ट्राई करने हो कि लेट मी ट्राई इट फर्स्ट एंड इफ इट वर्क्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। सो पार्थ, इसका मैं 2 लेवल्स पे जवाब दूंगा इसका। Okay. पहला तो होता है कि अगर आप इसको किसी भी मतलब प्रोफेशनली इसको अगर आपको एड्रेस करना ही नहीं है, अगर आपकी कोशिश है कि खुद से ही कुछ करके इसको ठीक कर दिया जाए, तो जो द ओनली थिंग विच इज़ बैक्ड बाय रिसर्च इज एक्सरसाइजिंग. Okay. It has been found that exercise, in many guidelines, exercise is considered as the first line of treatment, especially when the symptoms are mild. Right. अगर सिम्टम्स सीवियर और मॉडरेट हैं तो एक्सरसाइज शायद उसमें भी हेल्प करेगी, बट वो अपने आप में आपको ट्रीटमेंट की तरह आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. बट जहाँ पे सिम्टम्स माइल्ड होते हैं वहाँ पे कई बार सिर्फ एक्सरसाइज करने से रेगुलरली आपका मूड एलिवेट हो जाता है. Okay. और उसका बायोलॉजिकल रीज़न भी है. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ अच्छे वाले जो केमिकल्स होते हैं वो ब्रेन में रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, एंड दे यूजुअली हेल्प इन लिफ्टिंग अप योर मूड स्टेट. सेकेंड पार्ट सेल्फ हेल्प का थोड़ा टेक्निकल है. Okay. इनफैक्ट इसके बारे में हम लोगों ने भी थोड़ा सा रिसर्च किया था. जैसे मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और हमारी टीम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं. Right. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे देश में पहली बात तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हर शहर में है नहीं. Right, और right. गाँवों में तो और भी नहीं है. Right. तो अगर कोई इंसान ट्रीटमेंट लेना चाहे भी तो भी उसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंचना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Right. सेकेंडली, अगर वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंच भी गया तो ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाना इज अनदर बिग इशू. Right. कई बार होता क्या है, जैसे हमारे पास पेशेंट से कॉल आते हैं और वो बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम है, प्राइवेट डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो मतलब वहाँ पे लाइन होती है, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, छुट्टी नहीं मिलती, या कई बार और लेबरर हैं कुछ और है तो वो बोलते हैं दिहाड़ी चली जाती है. सो दे आर इन अ फिक्स. इवन इफ दे वांट टू गेट ट्रीटेड, स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सीक ट्रीटमेंट. मतलब हम लोग बात करते हैं कि स्टिग्मा हटाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए, बट ऐसा बहुत बड़ा तबका हमारे देश का है जो कि आज की तारीख में भी ट्रीटमेंट को अफोर्ड करने में भी परेशान होता है, और वो भी ट्रीटमेंट के बीच में एक प्रॉब्लम ले आता है. तो एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया. इवन इफ यू टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके और यूएस, even there it is a big problem how to provide enough manpower so that every patient can be taken care of. तो कुछ साल पहले स्पेशली यूके में जो NHS है उनकी सर्विसेज, उन्होंने कुछ सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए थे. सो डिप्रेशन में जो काउंसलिंग होती है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पाई जाती है उसको हम बोलते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. राइट. सो CBT यूजुअली थेरेपिस्ट 1-to-1 करता है, बट यूके में और बाकी देशों में भी कुछ मॉड्यूल्स बनाए गए थे कि पढ़ के खुद से CBT करना, या फिर एक प्रोग्राम को फॉलो करके जिसमें आप सेल्फ हेल्प कर रहे हैं. राइट. तो उसको फॉलो किया गया और पाया गया कि वो भी काफ़ी इफेक्टिव था अगर पेशेंट जो उसको फॉलो ठीक से कर पाता है तो. Okay. तो इनफैक्ट
हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था, वी क्रिएटेड अ कोर्स, सेल्फ हेल्प कोर्स, वीडियो बेस्ड। क्या वीडियोस देख के उसको फॉलो करिए, राइट? आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। एब्सोल्युटली। सो देयर आर मेनी सिमिलर थिंग्स जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या फिर सेल्फ हेल्प फॉर्मेट्स जो हैं उसके थ्रू। एंड उसमें जो आइडिया है बहुत सिंपल है, सीबीटी का ना आइडिया बहुत सिंपल होता है कि डिप्रेशन में आपको बेसिकली जो चीज़ डिप्रेशन को मेंटेन कर रही है वो है नेगेटिव थिंकिंग। ओके। आपका माइंड जो है एक न्यूट्रल सिचुएशन को भी नेगेटिवली इवेल्युएट करता है, एंड दैट ट्रिगर्स द चेन ऑफ इवेंट्स। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, से आपने मुझे कॉल किया और आपने बोला कि सर चलो पॉडकास्ट के लिए बात करते हैं। हाँ जी। और मैंने बोला कि यार पार्थ बताता हूँ, मान लो मैंने ऐसा बोला। ट्रू। अब आपने क्या सोचा कि शायद सर बिजी होंगे या शायद अभी टाइम नहीं होगा, 2 हफ्ते बाद मैसेज करूंगा। हाँ जी, हाँ दिस इज जी। व्हाट यू डिड, Right. एंड दिस इज द हेल्दी वे ऑफ डूइंग थिंग्स, Right, absolutely. आप right, you put yourself in the shoes of the other person and you say कि okay, the person might be busy and that is why अभी नहीं हो पाया। But say there is another person who is depressed, या जिसको डिप्रेशन हो रखा है, और उसको मैंने बोला होता कि यार मैं अभी नहीं, 2 हफ्ते बाद बात करूंगा, तो वो जो उसको इवेल्युएट करता है सीधे बोलता है कि यार मेरे से जानबूझ के बात नहीं कर रहे हैं, मेरे पास अभी कुछ है ना, मेरे पास अभी कुछ है नहीं ना, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा पहला थॉट स्टार्ट होता। फिर कई बार सेकंड थॉट पे जाता कि यही नहीं, सब लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, और फिर थर्ड थॉट आता ये मेरे साथ इसलिए बिहेव ऐसे किया जाता है क्योंकि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है। अब आप सोचिए कि एक ही सिचुएशन है कि सामने वाले ने बोला कि 2 हफ्ते बाद बात करेंगे, एक नॉर्मल थॉट होगा कि बिजी होंगे। जब आपके मन में थॉट आया कि सामने वाला बिजी होगा, तो आपका इमोशन क्या होगा? आपका इमोशन कुछ भी नहीं होगा, आप कहेंगे कोई बात नहीं, फिर से बात करेंगे। ट्रू। बट वहीं अगर आपके मन में थॉट आ जाए कि जानबूझ के मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता, तो फिर आपका इमोशन क्या होगा? सैडनेस। यू विल इमीडिएटली स्टार्ट फीलिंग सैड, मे बी यू माइट हैव अ क्राइंग स्पेल, आपको रोना आ जाए, मे बी फिर आप काम वाम छोड़ के बिस्तर पे जाके लेट जाएं, आपको नींद आ जाए। तो जो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इसकी सिचुएशन वही है, आपके ब्रेन ने उसको कैसे इवेल्युएट किया, दैट डिटरमाइंस योर रिस्पॉन्स। सो इन सीबीटी primarily what we tell patients or what we teach patient is to these negative thoughts and then work on these negative thoughts, or try to replace them with healthier thoughts. So this is in a gist, मतलब मैंने आपको एक समरी में बताया है, इसी को थोड़ा और elaborate तरीके से किया आता है। बट अगर मैं एक सिंगल लाइन बोलना चाहूँ, सेल्फ हेल्प फॉर डिप्रेशन, इवेल्युएट योर थॉट्स and when you find that the thoughts are not healthy, question them because they are often incorrect. Right. इसी को कर पाए तो काफ़ी हद तक काफ़ी सिम्टम्स को हम मैनेज कर पाएंगे। सो सर, डू यू फील दैट कि मेजरली लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए मेजरली लोग डिप्रेस्ड रहते हैं? डू यू फील दैट समटाइम्स? सो पार्थ, डिप्रेशन इज समथिंग which is multifactorial in etiology. मल्टीफैक्टोरियल मतलब मल्टीपल चीज़ें मिलके साथ में उसको प्रेसिपिटेट करती हैं। तो जेनेटिक टेंडेंसीज, क्या फैमिली में किसी और को भी डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, क्या आपको खुद से पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, राइट? वो एक चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। जिसकी फैमिली में बहुत लोगों को हिस्ट्री रही है वो थोड़े प्रीडिस्पोज पहले से हो जाते हैं, राइट? तो एक जेनेटिक्स हो गई, और फिर होता है एक स्ट्रेस। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। वहीं अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज नहीं हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रेस भी झेल सकते हैं और आपको डिप्रेशन शायद ना हो, राइट? तो जैसे अगेन मान लो स्ट्रेस की बात करते हैं। मान लो स्ट्रेस ये है कि एक व्यक्ति है, मान लो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, ब्रेकअप हो गया, है ना? राइट। सो अब ये आ गया, स्ट्रेस हो गया उसको, राइट? अब उसको वो कोप कैसे करता है, मतलब किसी भी स्ट्रेस को हम कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है हमारे। कुछ लोगों के कोपिंग मैकेनिज्म्स हेल्दी होते हैं, जैसे कि मान लो ब्रेकअप हो गया तो आप देखेंगे जिम ज्वाइन कर लेंगे, या ब्रेकअप हो गया कोई क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ब्रेकअप हो गया तो एक्सरसाइज की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, राइट? ब्रेकअप हो गया तो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं उनसे बात करेंगे। ये हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। देन देयर आर पीपल जो कि इसको कोप नहीं कर पाते इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, उनको उतना सपोर्ट नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं, ब्रेकअप हुआ तो दे स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल और दे स्टार्ट डूइंग ड्रग्स, एंड देन देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव एनीबॉडी टू टॉक विद। तो कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, सो दे हैव टू हैंडल एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। तो स्ट्रेस तो वही है, बट पहले केस में आपका इंटरनल कोपिंग भी बेटर है
और आपका एक्सटर्नल सपोर्ट भी बेटर है, शायद आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। सेकेंड केस में आपका इंटरनल कोपिंग भी अच्छा नहीं है, एक्सटर्नल सपोर्ट भी नहीं है, प्रोबेबली आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। राइट। तो आप सही कह रहे हैं, एक्सप्रेस ना कर पाना, बात करने के लिए इंसान ना होना, लोनलीनेस, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स टू हैव एन इम्पैक्ट। सो यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट। अच्छा. Yeah, sir. So I wanted to ask this because I was very curious. Ki what usually happens during the first session of therapy? For example, I have a mental health issue and I come to you, Praveen sir, I am depressed. Now what happens? How do you evaluate the client or the patient? So, Parth, let's talk about two different scenarios. When you go to a psychiatrist for the first time and when you go for therapy for the first time. You can go for therapy to a psychiatrist or a clinical psychologist, right? So, जैसे आप पहली बार मेरे पास आ गए और आपने बोला कि आपको प्रॉब्लम है, सो जो साइकेट्रिस्ट के साथ जो पहला इंटरेक्शन होता है वो प्राइमरली बेस्ड होता है और प्राइमरली एम करता है डायग्नोसिस के लिए। आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है, बट आपको सही में डिप्रेशन है या नहीं है, ये जानने के लिए मुझे आपसे 15-16 सवाल पूछने पड़ेंगे। हो सकता है आपको डिप्रेशन ना हो सकता है आपको डिप्रेशन के साथ साथ कुछ और भी हो, जैसे एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी हो आपको। तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन रहता है एक साइकेट्रिस्ट के साथ, उसमें प्राइमरली हिस्ट्री ली जाती है, बहुत डिटेल में नहीं। ओके। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है प्रैक्टिकली, लोग साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचने के पहले बहुत वेट करते हैं, अवॉइड करते हैं कि ना जाना पड़े। राइट। और उसके बाद जब वो पहली बार जाते हैं डॉक्टर के पास, तो थोड़ा सा उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो ये होता है कि मुझे 1.5 घंटा बैठा के मुझसे सारी बातें की जाएंगी, मुझसे डिटेल में समझा जाएगा, मुझे काउंसलिंग भी आज ही की जाएगी, मुझे दवाइयाँ भी आज लिखी जाएंगी, जो कि रियलिटी में होता नहीं है। राइट। तो कई बार बहुत सारे लोग पहले सेशन के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार ज़्यादा बात ही नहीं की, सिर्फ 15 मिनट बात की। राइट। उसका रीज़न ये है कि पहले सेशन में आपकी थेरेपी आमतौर पर शुरू नहीं होती है। पहला सेशन इज फोकस टूवर्ड्स टेकिंग हिस्ट्री, मेकिंग अ डायग्नोसिस एंड स्टार्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड। Okay. राइट। सिमिलरली इफ़ यू गो टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उस केस में भी पहले थेरेपी सेशन में ऐसा नहीं है कि आपसे एकदम पूरे बचपन से हिस्ट्री पूछ के CBT के सारे सेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इवन क्लिनिकल थेरेपिस्ट के साथ भी पहले हिस्ट्री टेकिंग होगी, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा ऑरिजिन क्या है प्रॉब्लम का, और कुछ वो थोड़े बहुत टिप्स देंगे जो कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेल्प कर पाएंगे, एंड देन ग्रेजुअली द प्रोसेस स्टार्ट्स। So it's very important to remember that go to a doctor with realistic expectations, otherwise you would get disappointed. The first treatment session or the first therapy session is primarily to make a diagnosis. See, diagnosis made right is half job done. अगर diagnosis ही ठीक नहीं बना तो ट्रीटमेंट अपने आप खराब हो जाता है। तो ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि स्टार्टिंग इज मोर फोकस टुवर्ड डायग्नोसिस एंड मेडिकल मैनेजमेंट देन टुवर्ड्स गोइंग इनटू द डीपर डिटेल्स। ओके। सो सर, एक प्रीव्यू के लिए व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू आस्क? मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। जैसे मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए, जो मैंने जितने सिम्टम्स बताए उन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। थोड़ा सा फोकस किया जाता है, अगर कोई किसी को सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझाया जाता है। कई बार देखा जाता है कि कहीं एडमिशन की नीड तो नहीं है। अगर हमें लगता है कि सुसाइड का रिस्क हाई है तो कई बार एडमिशन की नीड होती है, वो उसको सजेस्ट किया जाता है। कई बार कुछ लोगों में किसी पर्टिकुलर इशू को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैंडल करना, जैसे मान लीजिए स्लीप का बहुत सिग्निफिकेंट इशू है तो स्लीप के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे मैंने आपको जितने सिम्टम बताए उन्हीं के बारे में और डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो दैट एक डायग्नोसिस बनाया जा सके। ओके। सो एक ब्रीफ हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की कि उनकी एज वगैरह, वैसे सब बेसिक क्वेश्चंस को सॉर्ट करते हैं। हाँ, वो सब पास्ट हिस्ट्री, पहले कभी कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है कि नहीं रही है, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, कोई और फिजिकल इलनेस तो नहीं है जो कि आपके ट्रीटमेंट को एंटागोनाइज कर सकती है, स्मोकिंग की हिस्ट्री, अल्कोहल की हिस्ट्री, वीड की हिस्ट्री, किसी भी ड्रग्स की हिस्ट्री, मल्टीपल चीज़ें जो कि आपके ट्रीटमेंट के प्रोसेस को इम्पैक्ट करती हैं, वो सब लिया जाता है। ओके। ऑल्सो सर, आई वॉन्टेड टू आस्क दिस कि आपने जो बोला था कि नेगेटिव थिंकिंग इज़ द मेजर इशू, राइट? एंड आई अग्री विथ यू कम्प्लीटली बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर एंड आई ओवर थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ रिलेटेड टू लाइफ, करियर एंड वॉट एवर इट मे बी। बट आप बहुत सही बोल रहे थे कि नेगेटिव थिंकिंग जब आती है ना, तब जाके आई स्टार्ट फीलिंग वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसको काउंटर कैसे करें? देखो पार्थ, इट्स नॉट दैट ईजी। जैसे कि मैंने अभी आंसर दिया कि
नेगेटिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग इतना यूज टू जाते हैं उन टाइप के थॉट्स को लेके कि हमें समझ भी नहीं आता कि सडनली हम लोग नेगेटिवली सोच रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट का, जो CBT का होल आइडिया है वही नेगेटिव थिंकिंग को डील करने का है। सो पहला स्टेप होता है इवेल्युएशन ऑफ दोज थॉट्स, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग। तो देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट वी टेल द क्लाइंट टू आस्क फ्रॉम देमसेल्व्स। तो थोड़ा डिटेल हो जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट बेसिकली वो जो थॉट आपके मन में आ रहा है उसको आपको टेस्ट करना होता है कि ये थॉट सही में वैलिड है भी या फिर ये सिर्फ मेरे मन में आ रहा है। CBT में एक बहुत कॉमन फ्रेज है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ थॉट डज नॉट मीन दैट द थॉट इज ट्रू। जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग अ थॉट डज नॉट मीन दैट द थॉट इज ट्रू। जैसे मान लो किसी को लगा कि मुझे पॉडकास्ट के लिए इसलिए मना किया गया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राइट। तो उसको इवेल्युएट करना होता है मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ के, कि सच एज कि क्या एविडेंस है इस थॉट के फेवर में, क्या एविडेंस है इस थॉट के अगेंस्ट में, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है। सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड डिपेंडिंग अपॉन द थॉट। इट्स नॉट वन साइज फिट ऑल, थोड़ा सा कस्टमाइज होता है, बट दिस इज व्हाट इज यूजुअली डन। अच्छा, इट माइट बी और माइट नॉट बी। It might be or might not be, and even if it is true, then the second question is कि what can be done if the thought is actually true। जैसे मान लो सही में पॉडकास्ट पे इसलिए मना किया क्योंकि सामने वाला अभी बहुत यंग है या उतना फेमस नहीं है, तो आप अपने आप को बोल सकते हो, ये जवाब बोल सकते हो, आपके लिए नहीं बोल रहा, यू हैव अ गुड फॉलोइंग, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बोल रहा हूँ। एक आप अपने आप को जवाब दे सकते हो कि ठीक है, अगर ये एक पर्टिकुलर डॉक्टर इस टाइप से सोचता है, इसका मतलब ये तो नहीं सारे डॉक्टर इस टाइप से सोचते हैं, मे बी आई टॉक टू समबडी एल्स। तो अगर आपके पास वो सेकंड थॉट आ गया तो यू अगेन नॉट फील एज बैड। बट अगर आपने ये थॉट दिमाग में आने दिया कि हाँ जानबूझ के नहीं कर रहे मुझसे बात और मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा, देन इट इज अ प्रॉब्लम। एंड यूजुअली व्हाट हैपन्स इज बात की जो थॉट्स होते हैं वो अगर पूरे ठीक, मतलब थोड़े बहुत ठीक हों भी, तो भी वो एग्जैजरेटेड तो डेफिनेटली होते हैं। राइट। तो आप कम से कम एग्जैजरेशन को तो पकड़ ही पाते हो। ओके। अच्छा सर, सो जैसे आप बोल रहे थे कि इट माइट बी एंड माइट नॉट बी, तो इससे आई रिकॉल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज श्रोडिंगर्स एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक कैट को रखते हैं एंड उसके बाजू में एक पॉइजन रखते हैं एंड बॉक्स को बंद कर देते हैं। नाउ द पॉसिबिलिटी इज इट माइट बी अलाइव और डेड, you never know until you open the box, right? Similarly ये सिनेरियो में भी ऐसा ही है कि you never know unless you identify the root cause of it. Is it that way? You can say so to some extent. मतलब I would say कि हाँ, I mean in the way कि आपको भी thought को evaluate करना पड़ेगा until before you make a decision. Those types से you can equate it with Schrodinger's cat. But that's an interesting comparison. मैंने पहली बार सुना इस बात को। Okay. Also सर, अगर किसी बंदे को CBT ना करना हो एंड वो एक ऐसे बंदे के सामने ओपन अप हो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो वुड इट वर्क? बिकॉज आई फाइंड दैट इट वुड बी अ चीपर ऑल्टरनेटिव। हर कोई बंदा, जैसे आपने बात की, अफोर्ड नहीं कर सकता एक साइकेट्रिस्ट को एंड ही कैन नॉट पे, तो वो केस में व्हाट डू यू थिंक? सो देखो, ओपनिंग अप को जैसे हम लोग मेडिकली वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन इज मतलब जस्ट टॉकिंग योर हार्ट आउट। सो वेंटिलेशन डेफिनेटली वर्क्स, राइट? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट हेल्प्स यू फील अ बिट डिस्ट्रेस्ड, थोड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं ना दिल हल्का हो जाना। वो वाली चीज़ तो डेफिनेटली आपको वेंटिलेशन से मिलेगी। लेकिन वेंटिलेशन से आपका क्लिनिकल डिप्रेशन खत्म हो जाए ऐसा बहुत अनलाइकली है। तो जैसे अभी आपने लाइन बोली ना, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हमारे पास पेशेंट के साथ कई बार ये एक्सपीरियंस होता है कि हमने, मान लो मैंने पेशेंट को देखा, मैंने एक दवाई लिख दी, और फिर मैंने पेशेंट से बोला कि देखिए मेडिसिन तो चली रही हैं, साथ में बेटर रिजल्ट्स के लिए आप जरा क्लिनिकल साइकोलॉजी से थेरेपी सेशंस भी स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर काउंसलिंग तो मेरे पापा ही बहुत अच्छी कर देते हैं, काउंसलिंग तो मेरी मम्मी ही बहुत अच्छी कर देती हैं। तो उनको लगता है कि जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बात करेगा और जो उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, वो सेम है। ऐसा होता नहीं है। आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपसे ऐसे चिट चैट नहीं करता है। आपका साइकोलॉजिस्ट आपको ऐसी जेनरिक एडवाइसेस नहीं देते हैं। आपका साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, उसको टेक्निकली फॉलो करता है, और उसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो प्रूवन मेथड्स हैं, उसको आपको बताता है और उसको आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। राइट?
So talking to somebody is very different from taking therapy session, and the two things should not be confused. Okay. Right. So coming back to your question, ventilation definitely helps. In cases of emergency where the person is feeling really overwhelmed, they may really work nicely. The ventilation may really work nicely उस time पे, but it cannot be used as a treatment modality. Okay. It is unlikely to work as well as the CBT session or some other mode of therapy. Okay. Okay. Acha sir, also a subscriber's question. A subscriber asked that what is obsessive compulsive disorder? So obsessive compulsive disorder is a different mental disorder or psychiatric illness. So नाम में ही है obsessive compulsive disorder. हाँ जी. ऑब्सेशन बेसिकली क्या होता है, यूजुअली कोई भी ऐसा थॉट जो कि आपके दिमाग में बार बार आता है. Okay. आपको पता है कि वो थॉट यूजलेस है, बेकार है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन वो थॉट फिर भी बार बार आता रहता है. आप उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और वो थॉट एंग्जाइटी क्रिएट करता है. Okay. Okay. जब वो थॉट एंग्जाइटी क्रिएट करता है तो उसकी एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए आप कुछ एक्शंस लेते हैं जिनको हम बोलते हैं कंपल्जन्स. तो थॉट हो गया ऑब्सेशन, और उसको थोड़ा टेम्परेरीली ठीक करने के लिए आपने जो एक्शन लिया उसको बोला हमने कंपल्जन, और इस बीमारी को हमने बोला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. जैसे कि सबसे कॉमन होता है कंटेमिनेशन. एक इंसान है, उसके मन में थॉट आया मेरे हाथ गंदे हैं. राइट. उसको पता है कि उसके हाथ गंदे नहीं हैं. उसको पता है कि थॉट बिना बात के आ रहा है, लेकिन उसको बार बार ख्याल आ रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं. उसने थोड़ा रोकने की कोशिश की, बट वो थॉट रुका नहीं. परेशान होकर घबराहट जब बढ़ने लगी, उसने क्या किया, उसने आके हैंड वॉश किए. Right. अब जब वो हैंड वॉश कर रहा है तो भी उसका मन नहीं मान रहा है. उसको लग रहा है कि अभी साफ नहीं हुए. हाँ, right. एक तरफ उसको दिख रहा है साफ हो गए हैं, बट उसका मन नहीं मान रहा साफ नहीं हुए, तो वो धोए जा रहा है. कई बार फिर लोग ना कुछ रूल्स बना लेते हैं कि 5 बार धोऊंगा या 10 मिनट तक धोऊंगा. कई बार घर वाले जब तक धक्का नहीं देते तब तक वो धोते रहते हैं. राइट. और प्रॉब्लम ये बात कि सामने वाले को ना कई बार बहुत इरिटेशन होती है. वो कहते हैं कि यार ये जानबूझ से कर रहा है या परेशान करने के लिए कर रहा है ना. लेकिन जिसके साथ वो हो रहा है उसको पता है कि आप तो बस इरिटेट हो रहे हो, जो कर रहा है उसको कितना ज़्यादा परेशानी होती है वो सब करने से. बट मन मानता ही नहीं है, इसलिए द पर्सन फील्स ड्रिवन टू डू इट. राइट. So if these obsessions, compulsions are happening for again more than 2 weeks, then we say कि OCD है. अलग अलग टाइप का हो सकता है. किसी का हैंड वॉशिंग का हो सकता है, किसी का चेकिंग का हो सकता है, किसी का रिलीजियस हो सकता है. ये रिलीजियस OCD में भगवान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, क्राइस्ट के खिलाफ, मतलब जिसको आप पूछते हैं उसके अगेंस्ट खराब थॉट आने लगते हैं, और फिर इंसान को बहुत गिल्टी फील होने लगता है कि यार मैं कितना खराब इंसान हूँ कि भगवान के खिलाफ सोच रहा हूँ. राइट. एब्सोल्युटली. है ना. अब उसको समझ नहीं आता कि मैं बीमार हूँ, उसको लगता है कि मैं बहुत खराब इंसान हूँ, तो वो गिल्ट में और जाते आते डिप्रेशन के यूजुअली सिम्टम्स आने लगते हैं. ओके. सो दिस इज व्हाट OCD इज. इट्स अ मेडिकल कंडीशन. ओके. कई बार लोग बोलते हैं ना मुझे तो, कई बार लोग उसको मजाक में बोलते हैं कि मुझे तो क्लीनलीनेस का OCD है, मेरे को तो सब कुछ साफ चाहिए, एंड दे काइंड ऑफ फील गुड अबाउट इट कि आई एम अ क्लीनलीनेस फ्रीक. राइट. बट बीइंग अ क्लीनलीनेस फ्रीक and being a person who is very well organized, right, and having a clinical OCD are two very different conditions. If you had seen a person with OCD, if you had seen the suffering of a person with OCD, you would never joke about OCD. हम लोग भी जब MBBS कर रहे थे, जब तक हमने देखा नहीं था ये सब, जब तक हम MD नहीं की थी, हम भी ऐसे ही मजाक उड़ाते थे लोगों का या मजाक करते थे. बट जब आप पेशेंट का परेशानी देखते हैं तब आपको समझ आता है कि मजाक की चीज़ें नहीं है. ऐसे ही बोल देना कि यार ये तो OCD है, एक चीज़ होती है. OCD को सही में झेलना एक बहुत अलग चीज़ होती है. अच्छा सर, आई वांटेड टू आस्क कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील डिप्रेस्ड? आप क्या करते हो जब आप डिप्रेस्ड फील करते हो? जब मैं सैड फील करता हूँ तो मैं भी वही करता हूँ जो बाकी लोग करते हैं. गाने सुन लिए या फिर एक्सरसाइज कर ली. देखो हमारे केस में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली पार्ट है वो ये है कि सैडनेस भी एक लेजिटिमेट इमोशन है. सैडनेस हमेशा खराब इमोशन नहीं होता. राइट. एक ऐसा इंसान जिसको सैडनेस कभी भी नहीं होती, वो तो फिर रोबोट हो गया. राइट. सैड होना, एंग्शियस होना, जेलस होना, राइट, सरप्राइज्ड होना, ये सारे इमोशंस एक नॉर्मल रेपर्टोयर का पार्ट है. आपको कभी कभी सैडनेस होनी चाहिए, आपको कभी कभी एंग्जाइटी होनी चाहिए, आप कभी कभी जेलस फील करेंगे, आप कभी कभी फियर फील करेंगे. तो ये सब एक नॉर्मल इमोशन है. जब ये इमोशंस एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने लगते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि आपको
डिप्रेशन है या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो मान लो एक दिन मैं सो के उठा और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं अपने आप को परेशान नहीं करता। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे आज भी बहुत काम करना है, मुझे आज भी बहुत इंजॉय करना है। मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, आज अच्छा मूड नहीं है, इट्स ओके, ह्यूमन इमोशन है। मूड अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, पिक्चर देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, बुक पढ़ लेंगे। सो आई एम ईजी ऑन माई सेल्फ, आई एम नॉट ओवर क्रिटिकल। कई बार लोग कहते हैं ना कि सातों दिन हमें बहुत काम करना है, सातों दिन हमारा दिमाग एकदम अच्छा काम करना चाहिए। इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट। यू आर अ ह्यूमन, there would be days when you would not feel as good, and it's okay. So sir, last time we spoke you were writing a book. Would you like to speak about that book? How far have we reached on the book writing? So that book is again in continuation of our efforts to create the same thing जो आप बोल रहे हो, self help processes. तो जैसे हमने वीडियोस बनाए थे, कोर्स बनाए थे, तो वी गॉट रियली गुड रिजल्ट्स विद दैट। बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें रिप्लाई किया कि दे गॉट रियली बेनिफिटेड। देन वी थॉट कि अगर हम इस वीडियो को कुछ टेक्स्ट फॉर्म में भी कर पाएँ तो एक तो वो बहुत चीप हो जाएगा, एंड देन यू नो उसकी रीच अलग हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्पेशली जो ओल्ड, मान लो 40s 50s 60s में है, दे स्टिल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल वॉचिंग वीडियोज, दे प्रेफर रीडिंग। तो वही सेल्फ हेल्प कोर्स के तरीके से एक बुक बनाई जा रही थी कि खुद से बाहर कैसे निकले डिप्रेशन के, एंड वी आर ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द बुक। होपफुली 2-3 महीने में हम उस बुक को रिलीज कर पाएंगे। ओके सर, आई वुड लव टू रीड योर बुक. I would surely share a copy with you. And I think that this is a very great initiative taken by you, because as we say, अभी मैं परसों रिपोर्ट्स पढ़ रहा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, एंड इंडिया में साइकेट्रिस्ट ओनली 9,000 है and requirement is 36,000. So we are lacking a lot on the terms of psychiatrist. But हाँ जी, आपका ये initiative काफ़ी लोगों को help करेगा. Right. बात सही बात है कि साइकेट्रिस्ट कम है, बट एक दूसरी प्रॉब्लम भी हो रखी है कि जितने साइकेट्रिस्ट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्क्यूड है। जैसे मैं दिल्ली में एनसीआर में रहता हूँ। दिल्ली एनसीआर में साइकेट्रिस्ट की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, बट आप दिल्ली से 200 किलोमीटर आगे चले जाइए, आपको एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी साइकेट्रिस्ट नहीं मिलेगा। राइट। तो नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। थैंकफुली अब विथ ऑनलाइन कंसल्टेशंस एंड ऑल वो वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं बची, आप कहीं से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉब्लम एंड कॉस्ट इज अ प्रॉब्लम। कॉस्ट इज अ मेजर इशू। सो जो हमारे ये सारे एफर्ट्स हैं वो कॉस्ट वाले इशू को सॉल्व करने की तरफ होपफुली थोड़ा काम करेंगे। अब वो तो देखना पड़ेगा कितना हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। लेकिन मैं एक बात इसमें ज़रूर बोलूँगा, आपके जो भी व्यूअर्स हैं, कई बार मेरे साथ बहुत होता है, मुझे बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम पे या मेल करेंगे कि सर आप ही को दिखाना है और प्लीज़ मुझे देख लीजिए। तो होता क्या है, कई बार हमारा मान लो कोई वीडियो देख लिया और आप उस वीडियो से मान लो अगर आप उससे कनेक्ट कर पाए तो आपको लगता है कि बस यही आदमी मुझे समझ पा रहा है और आपको होता है बस यही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। बट ऐसा है नहीं। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ जिनको मैं कर पाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ ऐसी जादुई ट्रीटमेंट है जो कि सिर्फ मेरे पास ही है। आप इस बात पे इंसिस्ट मत करिए कि मुझे आपको ही दिखाना है। आपके घर के पास आपको जो इजीली अवेलेबल साइकेट्रिस्ट है उसको जाके दिखाइए। कौन आपका ट्रीटमेंट कर रहा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। कई बार लोग कहते हैं कि पैसे की दिक्कत है, मैं उनको बोलता हूँ भाई जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाओ। ऐसा थोड़ा ना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट बैठा है वो कम पढ़ा लिखा है, उसने भी एंट्रेंस पास किया है, उसने भी MD किया है। हम लोग खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे काफ़ी सालों तक। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को लेके फिक्सेटेड होना समझदारी नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं तो खुद बोलता हूँ, जैसे कई बार लोग अपना सेल्फ प्रमोशन करते हैं ना, मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई मैं ऐसा कुछ अलग से नहीं करूँगा। राइट। आप किसी भी डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से मिलना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। यस सर, आई थिंक कि आई हैव एक्सट्रैक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे चैनल पे आए, आपने सपोर्ट किया, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।